प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में 2G इथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया लोकार्पण। कहा, इससे हरियाणा और दिल्ली में प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने प्रश्नकाल में दिए विधायकों के सवालों के जवाब। रक्षाबंधन के अवसर पर आज दोपहर से रोडवेज की बसों में महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क यात्रा का मिल रहा है लाभ। महिलाओं ने जताया सरकार का आभार। और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों का पैतृक जिलों में हुआ सम्मान। खिलाड़ियों ने कहा, पदक जीतने में सहायक रही प्रदेश सरकार की नीतियां। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर आज पानीपत में 2G इथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। ये ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम और कुशल बनाने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के अनुरूप है। दूसरी पीढ़ी के इस इथेनॉल संयंत्र का निर्माण भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया है। ये परियोजना कचरे से कंचन उत्पादित करने के देश के प्रयासों में नया अध्याय जोड़ेगी। इससे लगभग 2 लाख टन पराली से प्रतिवर्ष 3 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया जा सकेगा और लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जैव ईंधन प्रकृति की रक्षा का पर्याय है। इस प्लांट से हरियाणा और दिल्ली में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इससे पराली को जलाए बिना उसका सही उपयोग हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अतिरिक्त आय भी होगी। जो फैक्ट्रियां हम लगा रहे हैं, इनका सबसे अधिक लाभ हमारी युवा पीढ़ी को होगा। देश में ग्रीन जॉब्स के निरंतर नए अवसर बनेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज की समस्याएं हमारी भावी पीढ़ियों को कष्ट नहीं देगी। यही सही विकास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे और देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों वर्ग 1 एवं वर्ग 2 को केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा 12 जून को रोहतक में की गई थी। अभी अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं। जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान जवाब दे रहे थे। इस मामले में व्यापक परामर्श एवं महाधिवक्ता की कानूनी सलाह भी ली जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त को है। जिस पद्धति में केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जा रहा है, उसी पद्धति को प्रदेश में लागू करेंगे। यदि वो पॉजिटिव आते हम कर सकते हैं तो उसको 3 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। अगर उनका ही आता कि नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसकी डेट लग गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, यानी उसकी जो चल रही है सुनवाई, उस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। 17/8 उसकी डेट लगी हुई है, अभी 5 दिन बाद। तो इसलिए 17/8/22 को सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय देता है, उसके हिसाब से उस पर आगे निर्णय करके हम नोटिफाई भी करेंगे। और ये हमारा वायदा है कि जो सेंटर में जिस प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण है, उसी पद्धति से हम पदोन्नति में आरक्षण लागू करेंगे।
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की समाप्ति के बाद कल पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते हैं। उन्होंने प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए पंजाब विश्वविद्यालय में अपने हिस्से की मांग की। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। बहुत अच्छी एक पहल ये की गई है। हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, सराहनीय है। हम कॉमनवेल्थ यानी जो भी स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उनकी राशि अलग अलग खेलों की अलग अलग है। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें स्वर्ण पदक की राशि हम 1 करोड़ रुपये प्रति जो पदक विजेता है उसको देते हैं। एक नई भी हमने एक सराहनीय चीज़ और की है कि जो 4th है यानी कांस्य पदक में भी जो सामने जीत नहीं पाता किसी कारण से, उसकी मेहनत कम नहीं होती है, तो उसको 15 लाख रुपया, हालांकि एक ही खिलाड़ी हैं जो 4थे स्थान पर आए हैं, पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं वो सब 7.5 लाख रुपये उनको देते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर किसी किसान का अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है तो वह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फोटो खींचकर जियो टैग करे। विभाग द्वारा जांच करके क्षतिपूर्ति की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र में जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है, उनको भी क्षतिग्रस्त कपास फसल 2021 के मुआवजे का क्लेम वितरित किया जा चुका है। अगर किसी की क्रॉप डैमेज हो जाती है तो हमारे द्वारा विदिन 15 डेज लास्ट सेशन के बाद पोर्टल बना दिया गया था, क्षतिपूर्ति पोर्टल। आज किसी किसान की फसल खराब होगी, डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, मगर किसान के पास भी पावर है कि वो फोटो अपने मोबाइल से खींचकर जियो टैग कर अपलोड करे। और मैं साझा कर दूं कि अभी जब इस सदन में बोल रहा हूं, 160 से ज्यादा किसानों ने हरियाणा प्रदेश में अपनी क्रॉप डैमेज रिपोर्ट करी। और इस सदन के प्रोसीडिंग्स के माध्यम से मैं प्रदेश में भी बोलना चाहता हूं, अगर आपके कहीं ओवर रेनफॉल हुआ है और क्रॉप लॉस हुआ है तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है उसी में क्षतिपूर्ति है, उस पर अपलोड करके किसान सरकार को इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकता है कि उसके क्रॉप लॉस। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि डीएसपी की हत्या के मामले में एक भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बिना नंबर और अवैध नंबर वाली गाड़ियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए थे। गाड़ियों को बरामद करके उनकी जांच की जा रही है। सारी पकड़ लो, और खाली वहां का नहीं कहा, नू का नहीं कहा, मैंने सारे हरियाणा का कहा। मैंने कहीं पर भी बिना नंबर की गाड़ी है, क्योंकि जितना क्राइम हो रहा है, जितना क्राइम हो रहा है वो बिना नंबर की गाड़ियों में हो रहा है। हम कार्रवाई करेंगे, और जो गाड़ियां हमने वहां से बरामद की हैं, हम उनकी भी जांच कर रहे हैं कि कितनों के ओरिजिनल मालिक है, कितनी चोरी की हैं। जो ओरिजिनल होंगे हम वापस कर देंगे, जो चोरी की होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा रोडवेज द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरू की गई निःशुल्क बस सुविधा का महिलाओं को भरपूर लाभ मिल रहा है। ये सुविधा हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में आज दोपहर 12 बजे शुरू हुई और 11 अगस्त रात 12 बजे तक जारी रहेगी। अंबाला छावनी बस स्टैंड प्रबंधक ने बताया कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बस अड्डे पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है और अतिरिक्त बसों का भी प्रबंध किया हुआ है। आज दोपहर को 12 बजे से कल मध्य रात्रि दोपहर 12 बजे तक महिलाएं अपने 15 साल के बच्चों के साथ हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री सफर कर सकेंगी, दिल्ली और चंडीगढ़ और हरियाणा। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और इससे बहुत जनहित का ये फैसला है और महिलाओं को इससे अच्छी सुविधा मिलेगी। रोडवेज के परिचालक ने बताया कि सरकार द्वारा माताओं, बहनों व 15 वर्ष तक के बच्चों से किसी भी प्रकार का किराया नहीं लिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने हमारी माताओं, बहनों और 15 साल तक के बच्चों के लिए किराया माफ़ कर दिया है, जो आज 12 बजे से कल रात मध्य रात्रि 12 बजे तक फ्री रहेगा सर। सरकार के इस फैसले से महिला यात्री काफी खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वे सरकार के इस फैसले की सराहना करती हैं और इस सुविधा के चलते वे अपने भाई को राखी बांधने जा पा रही हैं। आज रक्षाबंधन के इसमें तो फ्री कराया, तो मैं भी बड़ी खुश हूँ और मेरी फ्रेंड्स भी खुश
खुशी होती है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी महिला पहलवान साक्षी मलिक का रोहतक में जोरदार स्वागत किया गया। साक्षी मलिक ने कहा कि परिजनों की प्रेरणा और सहयोग से इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल हुआ। बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेडल तो मेरे पहले भी थे, लेकिन गोल्ड की अलग ही बात होती है। और बस यही था कि मेरा पहला ऐसा गेम्स है जिसमें मेरा गोल्ड मेडल है। गेम्स तो मैंने काफ़ी खेले हैं, तो बस एक सपना सा दोबारा पूरा हुआ है कि इतने बड़े स्टेज पे जाके और इतने दूसरे देश में जाके हमारा राष्ट्रगान बजता है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बस आप सभी को जो लोग इतना सम्मान, इतना प्यार दे रहे हो, ओलंपिक के टाइम पे भी ऐसे ही दिया था और अभी भी ऐसे इतना प्यार, इतना सम्मान दे रहे हो, तो बिल्कुल आप लोगों को डेडिकेटेड है। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता झज्जर जिले के धांधलान गांव के मुक्केबाज सागर अहलावत का घर लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। सागर अहलावत ने प्रदेश सरकार की खेल नीतियों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया और कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करना है। प्यार सम्मान मिल रहा है, बहुत आभारी हूँ इनका जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो जी ट्रेनिंग अच्छी कर रखी थी, ऐसा कुछ नहीं था, पहला कंपटीशन था इसलिए थोड़ा फाइनल में रह गए, नहीं तो अच्छी ट्रेनिंग थी, अच्छी फाइट थी, सभी फाइट अच्छी हुई थी सारी, सबका 5-0 डिसीजन आया था सबका, बस लास्ट में थोड़ा रह गया जी। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत मोटिवेट हुआ कि आगे बहुत अच्छे मेडल लाएंगे देश खातर, अपने खातर, सब खातर। आगे जी अगले साल एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप उसकी तैयारी करेंगे अच्छे से और भारत को गोल्ड मेडल दिलाएंगे। बहुत बढ़िया करी है सरकार, बहुत मोटिवेट रखा है जी, खिलाड़ियों ने मेहनत करे हैं, फिर उनका रिजल्ट आवे तो अच्छा सपोर्ट मिलता है जी, बस ये बहुत बढ़िया धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार का जी। राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया का अपने पैतृक शहर भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जैस्मिन ने कहा कि प्रदेश सरकार की खेल नीतियों की बदौलत वे इस पदक को लेकर आ पाई हैं। अब उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना है। अच्छा लग रहा है, मेरे को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला है और अभी सब स्वागत कर रहे हैं मेरा, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बहुत खुशी मिल रही है सर। हमारे हरियाणा सरकार जो हमारे खिलाड़ियों के लिए कर रही है बहुत सराहनीय, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मैं बहुत आगे अभी एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उनकी तैयारी चलती रहेगी। जैस्मिन के कोच संदीप कुमार और बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल प्रधान ने बताया कि जैस्मिन ने कड़ी मेहनत से मुकाम पाया है। खुशी बहुत ज़्यादा है कि बच्ची ने पहले मुकाबले में पहले ही अच्छे कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल दिया है इंडिया को, और जो कुछ भी कमियां रही हैं, जो हम स्वर्ण पदक नहीं जीत सके, उसके लिए अभी आगे ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। और बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है और काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है, और अभी 2024 में डेफिनेटली गोल्ड मेडल जैस्मिन का ही होगा बॉक्सिंग में। ओलंपिक आएगा आगे और एशियन गेम आएंगे, उनमें अच्छे पदक और आज के हरियाणा नाम रोशन हो सके। मैं मानता हूं कि अगर कोई खान है खेल की, हर एक फैकल्टी की, खाली बॉक्सिंग की नहीं, हर एक फैकल्टी खान भिवानी है, दादरी है, इसके मध्य में खेल यूनिवर्सिटी खुलेगी तो और अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि पशुओं में लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए 5 लाख वैक्सीन को एयरलिफ्ट करके मंगाया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए पशुपालन मंत्री ने कहा कि इस बीमारी के संबंध में हमने एडवाइजरी जारी कर दी है। किसानों को पशुओं के आवागमन बंद करने, पशु मेला लगाने पर रोक और मक्खियों मच्छरों को नियंत्रित करने की सलाह दी जा रही है, जो बीमारी फैलने का प्रमुख कारक है। प्रभावित जानवरों को अन्य जानवरों से अलग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभावित पशुओं के दूध को उबालकर सेवन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये रोग पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है, इसलिए जानवरों की देखभाल करने वाले पशुपालकों के लिए डरने की कोई बात नहीं है। ये जो गोट पॉक्स की वैक्सीन है वो मंगवाई, 5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर भी हमने जो टेंडर प्रोसेस को छोड़ करके तुरंत जो और प्रदेशों से देख करके रेट से कम रेट में हमने ऑर्डर दिया, उसको एयरलिफ्ट करने की बात की और तुरंत इसको वैक्सीनेशन करवाने की हम चिंता कर रहे हैं। किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके बारे में हरियाणा सरकार चिंतित है, हमारे मुख्यमंत्री चिंतित हैं और हमारी कोशिश होगी कि हरियाणा के अंदर ये बीमारी ज़्यादा पाँव ना पसार सके। इसके लिए जो जो कदम उठाने हैं हमने उठाए हैं, आगे भी जो उठाने होंगे वो हम उठाएंगे।
आज़ादी की 75वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है। इसके तहत 13 से 15 अगस्त तक देश के हर घर में राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। तिरंगा फहराना जहां आम आदमी के लिए गर्व का विषय है, वहीं इसे फहराने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है। इस संबंध में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि तिरंगा हमारी शान का प्रतीक है, मगर संविधान में इसे फहराने के लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए गए हैं, जिनकी पालना करना बहुत जरूरी है। इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.के. चहल ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया और इसे स्वराज झंडे के रूप में मान्यता मिली है। तिरंगा फहराया जाए तो वो सीधा हो, उल्टा ना हो, जैसे कि केसरिया रंग उसमें ऊपर आए। यदि कोई दूसरा झंडा उसके पास लगा हुआ है तो तिरंगा झंडा उससे ऊपर होना चाहिए, दूसरा कोई भी झंडा उससे ऊपर ना हो। तिरंगा यदि हमारे हाथ में है या कहीं पे भी है, ना तो वो ज़मीन को छुए, ना ही वो पानी को छुए। इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के निदेशक ने कहा कि विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत साइकिल रैली और नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा, उसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग लें और इस कड़ी में जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसको कैसे फहराना है और उसका जो किस तरीके से उसको लगाना है, उन सभी चीज़ों के विषय में हमारे बच्चे और हमारी पूरी टीम जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं और इसमें विशेष रूप से जो युवा हैं वो आगे आ रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में 2G इथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया लोकार्पण। कहा, इससे हरियाणा और दिल्ली में प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने प्रश्नकाल में दिए विधायकों के सवालों के जवाब। रक्षाबंधन के अवसर पर आज दोपहर से रोडवेज की बसों में महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क यात्रा का मिल रहा है लाभ। महिलाओं ने जताया सरकार का आभार। और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों का पैतृक जिलों में हुआ सम्मान। खिलाड़ियों ने कहा, पदक जीतने में सहायक रही प्रदेश सरकार की नीतियां। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।